रानी आइए राजू भाई। नमस्कार। और भी आ रहे होंगे, और कौन सा रहेगा? और भी आ रहे होंगे, आ चुके हैं, आ चुके हैं। तो बहुत ही आ रहे हैं क्या पंडित जी, पंडित जी भाई साहब अशोक और कौन चलेगा? थोड़ी आ रहे हो बाहर कर लेते हो, कर दिया पार्टी इधर का ना आप पहुंचे नहीं, आज तक कोई खास ही मीटिंग थी आपकी यहाँ बताएंगे ये सर वाली बाबा है सरकार बाबा है जयंती बनानी हो कि बता संत आदमी समाज की सेवा करनी युद्ध ले ली काम नहीं कहा है बाबा की रंडा की सरकार है सब तो शांति करवाते हैं, कांग्रेस की सरकार संजय के लिए मेरी गुफ्तगू चलो अपना और अशोक जी कर लो, शुरू कर लो। स्वागत है सब पत्रकार मित्रों का। आज यहाँ जींद में हमने एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर नेता सांसद विजेंद्र सिंह जी, जनरल वत्स जी, जिला अध्यक्ष राजू मोर जी और इधर पंजाब से सतवंत पूनिया जी, कर्नल साहब, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के भी और जाट समाज के ऐसे खाप पंचायतों से जुड़े काफ़ी वरिष्ठ लोगों की बैठक यहाँ जींद की जाट धर्मशाला में हमने की है, जिसका मकसद 23 अप्रैल को धन्ना भगत जी की जयंती का कार्यक्रम जो रखा है सरकारी स्तर पे मनाने का, उसकी तैयारी के लिए ये बैठक यहाँ पर रखी गई और ये तय हुआ है कि धन्ना भगत जी की जयंती का 3 दिवसीय कार्यक्रम धनौरी गांव, जो नरवाना विधानसभा में पड़ता है और कैथल जिले का गांव है, तो धनौरी गांव के अंदर ये जयंती का कार्यक्रम रखा गया। जयंती मनाई जाएगी। 21 तारीख को उनकी जयंती है। उस दिन भवानी भंडारा और शाम को धन्ना भगत जी के जीवन से जुड़ी हुई बातें, हमारा जो हरियाणवी लोक गीत संगीत, हरियाणवी जो कला है, उसके माध्यम से लोगों तक पहुँचे, ये प्रयास किया जाएगा। इसी तरह से 22 तारीख को भी धनौरी गांव में इसी प्रकार के आयोजन होंगे और फिर 23 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें
हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत बहुत सारे ऐसे महानुभाव उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और ये हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो एक की हुई शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कि जितने भी संत महात्मा महान पुरुष ऐसे हुए हैं उनकी जयंती सरकारी स्तर पे मनाई जाए। पूर्व में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आपने देखे हैं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोणों में जिनका आयोजन हुआ है और उसके चलते आम जनमानस में जो मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के साथ काम करने की एक उनकी इच्छा जो रहती है वो संदेश पूरे हरियाणा प्रदेश में गया है और उसी कड़ी में अब ये धन्ना भगत जी की जयंती का 23 अप्रैल का कार्यक्रम रखा गया है। आज इस बैठक के माध्यम से हमने एक तरफ जहां आमंत्रित बंधुओं से सुझाव लिए हैं कि किस किस प्रकार से इस जयंती के कार्यक्रम का हम आयोजन करें और दूसरी तरफ हमने ये आग्रह भी किया, ये आह्वान भी किया है, बैठक में भी किया और मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी हरियाणा की जनता और आसपास जैसे पंजाब में भी यहाँ सतवंत सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं, धन्ना भगत जी को मानने वाले बड़ी संख्या में वहाँ लोग रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन्ना भगत जी की जयंती के कार्यक्रम में पहुँचें और जो एक समरसता का एक संदेश जो हमारे संत महात्माओं ने दिया, हम उस संदेश पर काम करते हुए मिलजुल करके अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे लेकर के जाने में अपना योगदान दें। इस हेतु से हमने आज इस बैठक का आयोजन किया। इसमें आप सब लोगों ने कोई सवाल इसमें जो हो सकता है करना है तो आप कर सकते हैं। पहली बार की मुख्यमंत्री की वन एट ए टाइम मैं नाम लूंगा हैं जी, पहले आपने कहा कि मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता लोगों के साथ जुड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। आपकी सरकार में किसानों पे भी लाठियां बरसाई गई, पिछले दिन सरपंचों पे भी लाठियां बरसाई गई, उसके बाद कहाँ संवेदनशीलता बढ़ती? देखिए, ये जो प्रशासनिक जो काम रहता है उसमें सरकार अपना काम करती है और कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति बनती है तो वो प्रशासनिक जो अधिकारी रहते हैं वो जो उचित समझते हैं वो होता है। हालांकि कहीं भी इस प्रकार का कोई कड़ा कदम उठाया जाता है वो किसी को भी स्वीकार्य नहीं होता। अभी जैसे किसानों पर लाठियां बरसाई गई हैं तो धन्ना जो भगत है, धन्ना जाट समुदाय से रिलेटेड है और जाटों में बड़ा आक्रोश है, किसान वर्ग से आते हैं और जाटों को आरक्षण नहीं मिल पाया है। जाट आरक्षण के बाद हरियाणा में उनकी स्थिति बड़ी बदतर है, तो क्या उसको रिझाने के लिए चुनाव नजदीक आ रहे हैं लोकसभा की, इसीलिए ये जयंती मनाई जा रही है? देखिए, ये जयंतियाँ पिछले आप 8.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी थी। आप देख रहे हैं कि उसी समय से ये क्रम चला आ रहा है। कोई ये नहीं है कि पहली बार कोई जयंती हमारी सरकार मना रही। हाँ, ये 100% सच्चाई है। हरियाणा और देश की जनता जानती है कि किसी भी संत महात्मा की जयंती हमारी सरकार आने से पहले नहीं मनाई गई थी और हमारी सरकार ने ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया कि सरकार इस कदम को लेते हुए और संत महात्माओं की जयंती मनाए। ये किसी के ऊपर मनाई नहीं थी, कोई भी मना सकता है। केवल भारतीय जनता पार्टी किसी को रिझाने के लिए कोई दूसरा भी कर सकता है। लेकिन मेरा केवल ये कहना है कि हम एक नई शुरुआत लेकर के आए हैं और ये शुरुआत लोगों के अंदर
बहुत अच्छा संदेश दे करके गई है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि रविदास जी की जयंती भी कुछ दिन पहले 3 फरवरी को हमारी सरकार ने मनाई, सब लोग उसमें शामिल हुए। और एक बात और, बहुत सारी चीज़ें हमें राजनीति से थोड़ा सा अलग करके देखनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अगर धन्ना भगत जी की हम बात करें तो समरसता का जो संदेश हमारे संत महात्माओं ने दिया, उनके जीवन से जो जाता है। हर एक बात अगर हम गौर करें तो रामानंद जी के जो शिष्य थे उसमें धन्ना भगत भी जो जाट समाज से आते हैं, गुरु रविदास जी, कबीरदास जी, ऐसे महान संत, यानी कि इस प्रकार के संतों की जो परंपरा है वो अपने आप में जब इनके जीवन के ऊपर निगाह डालते हैं तो समरसता का ही एक संदेश देते हैं, अंत्योदय का ही संदेश देते हैं। इसलिए इसमें से मैं नहीं समझता कि कहीं कोई राजनीतिक इसमें से कोई सवाल ढूंढने का प्रयास होना चाहिए। 8.5 साल में बिल्कुल निश्चित रूप से महापुरुषों की संत महापुरुषों की जयंतियाँ बीजेपी मना रही है, खासकर धन्ना भगत जी 8.5 साल बाद ही बीजेपी को क्यों याद आए? याद तो याद आए और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई क्यों आए? वो तो सब समाज के हैं, समाज के लोग मनाते हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा आपको ध्यान कराऊं, मेरे पड़ोस के गांव में रत्ताखेड़ा गांव है, मेरे घर के 2 किलोमीटर के नज़दीक, मैं पिछले 7-8 साल से लगातार कार्यक्रम में जा रहा हूं। बड़ा भव्य वहां पे मंदिर बना है और बहुत सारी व्यवस्थाएं वहां पर खड़ी हुई हैं, सेवा के काम वहां से चलते हैं और सरकारी स्तर पे पहली बार मनाई जा रही है। ये बिल्कुल सच्चाई है और उसकी शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। हरियाणा और पंजाब के ऐसे बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, राजस्थान में भी खूब मनाई जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मनाई जाती। हाँ, सरकारी स्तर पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी इसको मना रही है। बड़ा साहब ओवैसी कहते हैं कि जब भी इलेक्शन नजदीक आता है बीजेपी कास्ट का खेल खेलना शुरू कर देती है, और आप एक तरफ से समरसता की बात कर रहे हैं, उनका जो आरोप है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कोई क्या कहता है ये सवाल अलग है। लोग हर चीज़ के अंदर राजनीति ढूंढना शुरू करते हैं। मैं केवल एक ही बात जो मैंने पहले की उसको दोहराना चाहूँगा कि संत महात्माओं ने कभी भी इस प्रकार की कोई बात नहीं करी कि कोई इस रास्ते जाए, कोई इस तरह। वो समरसता की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि गुरु रामानंद जी के जो शिष्य थे समाज के सभी वर्गों से थे ना, जाट समाज से धन्ना भगत जी थे, रविदास जी थे, संत कबीर जी थे, बाद की परंपरा में मीरा जी आते हैं। तो जब हैं टोटल 14। हाँ, तो इस प्रकार के जो संत हैं, जब उन्होंने एक रास्ता इस प्रकार का दिखाया है तो हम उसमें से दूसरी चीज़ को ढूंढने का हमें प्रयास ही नहीं करना चाहिए। चलो, अच्छी बात है संत महात्माओं की आप जयंती मनाएं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो नीड है समाज की, उनसे बीजेपी पीछे क्यों भाग रही है? जबकि आज मौजूदा दौर में महंगाई भी बहुत है, बेरोजगार भी बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है। जी, 8-8.5 साल में क्या कुछ किया बीजेपी ने? देखिए, कि बिल्कुल स्पष्ट बात है कि हरियाणा प्रदेश की जो एक राजनीतिक संस्कृति थी उसको बदलने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेरिट के आधार पर रोजगार देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कर्मचारियों के ऊपर नौकरी मिलने के बाद जो ट्रांसफ़र की तलवार लटकती थी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको ख़त्म किया। किसान की अगर फसल खराब हो जाए, सबसे ज़्यादा मुआवजा तथाकथित जो किसान नेता अपने आप को कहते थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनसे ज़्यादा हमारी सरकार ने दिया। आज अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात है, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक रिकॉर्ड की बात है कि सबसे ज़्यादा आधारभूत ढांचा अगर मजबूत हुआ, आप सड़कें देखिए, आप दूसरी व्यवस्थाएं देखिए, हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था देखिए, अगर ये सारी कदम बढ़ाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाए। और दूसरी तरफ गरीब कल्याण के लिए जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, अब बदकिस्मती से पूरी दुनिया के अंदर कोविड की जो बीमारी आई उसमें उसके इलाज से लेकर के गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो रोज़ कमाने का काम और रोज़ खाने का काम करता था, उसके लिए अनाज की व्यवस्था उस समय से लेकर के आज तक की तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने की। आयुष्मान और चिरायु योजना बना करके
5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज परिवार का हो, और केवल इलाज नहीं, 1 साल में उस परिवार के सदस्य सभी फ्री में कोई चेकअप करवाएं, ये सुविधा अगर दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। यानी कि कोई भी ऐसा मामला नहीं जिसमें सरकार पीछे रही हो। किसान की जहाँ तक बात आती है, किसान की फसल का जैसे मैंने मुआवजे की बात की, और उसके अलावा बहुत सारी जो फसलें हैं भावांतर भरपाई तक की योजना हमारी सरकार लेकर के आई। आज अगर किसान की फसल, अगर धान की फसल की बात करें, हरियाणा के इतिहास में सबसे ज़्यादा भाव दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भाव दिया। आज सरसों की फसल पक करके तैयार है, बदकिस्मती से ओलावृष्टि हुई, गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ, तुरंत गिरदावरी करवा करके उसका मुआवजा किसान को देने का काम ये किया तो हमारी सरकार ने किया। यानी कि समाज के हर वर्ग के लिए गरीब कल्याण का काम, समाज को ऊपर उठाने का काम, प्रदेश का आधारभूत ढांचा मजबूत करने का काम, ये सारा काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये केवल एक दिन में नहीं हुआ, 8.5 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री और लगभग 9 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेवा भाव से देश और प्रदेश की सेवा के काम में जुटे हुए हैं। महाराज जी, कहने के लिए बातें आपकी अच्छी लग रही है, बढ़िया भी लग रही है, लेकिन अगर धरातल पे जाओगे, किसान की आपने बात की, किसान आज भी MSP के लिए आंदोलन कर रहा है। उसके जो सरकार ने वायदे किए थे 13 साल के 13 महीने आंदोलन के बाद, वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। सरसों के MSP पे खरीद नहीं हो पा रही है, पोर्टल बंद है, किसानों के अभी मुआवजे को लेकर अभी धरनारत हैं, धरातल पे योजनाएं नहीं आ रही, इसलिए आप अप्रोच लोगों। देखिए, संतुष्टि कभी भी नहीं होती है। आज अगर मैं अच्छी कोई फसल लेकर के अच्छे भाव सरकार से ले रहा हूँ तो मेरी इच्छा ये रहेगी कि और अच्छा भाव मेरे को मिले, और ये हमेशा रहना चाहिए। किसान की मांग ये रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये वही सरकार है जिसके खिलाफ लोग किसान विरोधी सरकार और किसान विरोधी मुख्यमंत्री होने की बात करते थे। आज मैं जैसे कह रहा हूँ आपको, पीछे 14 फरवरी को अमित शाह जी करनाल के अंदर आए थे, एक्सपोर्ट हाउस खोला था, इसी सरकार ने खोला, इसी मुख्यमंत्री ने खोला, इन्हीं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खोला, जिसके कारण से एफेड जैसे विभाग, जो सहकारी हमारे विभाग हैं, उनके माध्यम से चावल का निर्यात सरकार ने बढ़ाने का जो फैसला लिया, आज उसमें आप देख सकते हैं कि चावल का और धान का रेट किसान को क्या मिला। वही मैं बात कर रहा था, आज सरसों की फसल पक करके तैयार है, जहां खराब हुई मुआवजे की बात भी की है, लेकिन उसका भाव पिछली सरकारों के मुकाबले आज मार्केट में भाव भी MSP से ज़्यादा मिल रहा है। सरकार ने ऐसी पॉलिसियां लागू की हैं जिसके कारण से सरकार एक प्लेयर के रूप में बीच में आती है व्यापारी वर्ग के, और उसका जो भाव है सरकार के बीच में आने से हमारी किसान की फसल का भाव, ज़्यादातर फसलों का भाव MSP से ऊपर जा रहा है बाजार के अंदर। कल उचाना के पूर्व विधायक ने कहा है कि 2024 के लिए जसपा की जरूरत रही है, इस तरह की बैसाखी को अलग कर देना चाहिए, आपका क्या कहना है? देखिए, वैसे तो मैंने स्टेटमेंट सुनी नहीं है, लेकिन जैसे हमारी तैयारी रहती है। सांसद जी भी जवाब दे सकते हैं इस बात का। मैं एक बार, मेरे से सवाल है, मैं दे दूं, बाद में सांसद महोदय भी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि पार्टी अपनी तैयारियां करती हैं। पार्टी चाहे बीजेपी है, चाहे जेजेपी है, चाहे कांग्रेस है, हर पार्टी अपने तरीके से हर बूथ के ऊपर, जैसे अब पार्टी का कार्यक्रम हमने चलाया हुआ है, हम शक्ति के अंदर, उसके माध्यम से बूथ और बूथ के बाद पन्ना, वोटर लिस्ट का जो पन्ना है, उस पन्ने पर, हर पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की हमारी कोशिश है। चुनाव में कब क्या निर्णय होगा, वो चुनाव आएगा तब देखेंगे। हमारा हाईकमान, आपका व्यक्तिगत क्या मानना है? क्या मेरा व्यक्तिगत, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मेरे समेत हर पार्टी का कार्यकर्ता ये निर्णय हमारा जो हाईकमान है उसके ऊपर छोड़ करके चलता है, और वो चुनाव के समय का फैसला है। आज तो हम, जैसे मैंने बताया, हर पन्ने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, हर बूथ के ऊपर कैसे जीते, हो पाई है या नहीं हो पाई है 8.5 सालों में? देखिए, क्यों नहीं हुई, मैं वही कह रहा हूँ ना। अभी हमारी जो 19 का चुनाव था,
उस चुनाव में 2014 के मुकाबले 3.65% वोट हमें बढ़ करके मिला है। और कैसे मजबूत होगी? बराड़ साहब, जो जिस प्रकार से आप महान पुरुषों की जयंती आप मना रहे हैं, वो कार्यक्रम किसी एक दिन का सिमट के रह जाता है। जी, सरकार के मन में विचार नहीं आता उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको सरकार भी ग्रहण करे, जनता भी ग्रहण करे, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए कि वो हमेशा हमेशा के लिए वो लागू हो पाए। किसी एक दिन मना के हम सिर्फ उनको देखिए बिल्कुल ठीक बात है। सरकार एक दिन इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने का एक प्रयास तो हमारी सरकार ने शुरू किया, उसके बाद हम समाज के सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार जो कदम उठाती है उसके साथ मिल करके हम भी इस प्रकार की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बात है, हमारी सरकार ने तो गीता जो जीवन जीने की एक पद्धति हमें सिखाती है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति की चर्चा नहीं है। केवल किस प्रकार से व्यक्ति का उत्थान हो सकता है उसके ऊपर वो ग्रंथ है। उसकी भी शिक्षाएं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं, ये हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर इन बातों को शामिल किया जा रहा है। अगर सरकार उस गीता का ज्ञान को भी अपने ऊपर लागू कर ले तो निश्चित तौर पर प्रदेश में किसी प्रकार का आक्रोश ना। चलिए मेरे ख्याल में अब सवाल थोड़े हो गए सवाल। पंचायतों ने बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध का ऐलान किया है, सीमेंट में भी बोर्ड लगे आपके इस एरिया में, तो आप क्या मानते हैं कि ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए ये कार्यक्रम जहाँ तक सरपंचों की बात है, सरपंच अपनी मांग के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं और सब लोगों को अधिकार है जनता के बीच में जाने का। अब उनके विरोध का वो एक व्यवस्था के खिलाफ वो अपनी बात रख रहे हैं, ये कार्यक्रम अलग है, इसमें कोई। सर बड़ा साहब, आपसे एक आखिरी सवाल है। आप पार्टी के बड़े सीनियर नेता, आपने बड़ी जिम्मेदारियां संभाली। भाजपा से पहले जो भी मुख्यमंत्री होते थे वो प्रॉपर विधानसभा में जिला स्तर पे खूब जाते थे, लोगों से खूब मिलते थे, जबकि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पब्लिक के बीच में क्यों नहीं जा पा रहे? खूब ही जा रहे हैं, कौन कहता नहीं जा रहे। अभी भी 3 दिन का कार्यक्रम भिवानी का बना हुआ है, 2 से 5 हाँ 2 से 5 तक का, और बहुत सारे जिलों में जाकर के आते हैं, लगातार ही तो जा रहे हैं। एक साल में एक जिले में देखिए वो ये क्या है कि ये हर आदमी इसकी अलग व्याख्या कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं, अब पहले भी रहे, पिछले कार्यकाल में भी और इसमें भी हर जा रहे हैं। अभी कार्यक्रम बने हुए हैं मुख्यमंत्री जी के। आपने सरकार को बिल्कुल पारदर्शी बताया जी अपनी सरकार को जी, और आपके सहयोगी दल का भी प्रेस वार्ता में जिक्र आया जी। इसी सरकार में 8 साल भी कभी रजिस्ट्री घोटाला, कभी शराब घोटाला, कभी चावल घोटाला, कभी पेपर लीक घोटाले में जाकर हुए, केस दर्ज हुए, कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी? देखिए हर एक विषय के ऊपर कहीं कोई लीपापोती नहीं। पूर्व की सरकारों में आप देखेंगे कि इस प्रकार के दुनिया भर के घोटाले घपले होते थे, लीपापोती होती थी। यहाँ कोई भी कितना भी किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कोई मामला होता है, सरकार उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेती है, किसी को दबाने का प्रयास नहीं करती। साहब बिल्कुल हमने कहा बराड़ साहब कि तुरंत एक्शन लेती है, केस भी दर्ज होते हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? देखिए वो कानून सम्मत जो भी बनता है उसके ऊपर कार्रवाई तो होती है, एक दिन में तो कार्रवाई होती भी नहीं। ठीक है साहब। जी से एक सवाल सर, पीछे भी अतीत में बातें निकल के आई हैं, आपको क्या लगता है 2024 में जसपा के साथ गठबंधन बना रहना चाहिए? देखिए इस पे तो पीछे मैं इस पे अपना वक्तव्य पहले भी दे चुका हूँ कि हमारी बहुत सशक्त पार्टी है और करीब 9 साल से केंद्र में और 8.5 साल से हरियाणा में सरकार जो है भाजपा की है, तो हमें किसी प्रकार की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मैं भी मौजूद था, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा हम 10 की 10 लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो डिप्टी हटाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे आप समझ सकते हैं जो स्थिति है। चलो इसी से संदर्भ में इसी से जुड़ा हुआ मामला है, अगर सपोज करें कि गठबंधन बना रहता है और उचाना सीट जसपा के खाते में आ जाती है, तो क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार वहां से चुनाव लड़ेगा? 100%। बराड़ साहब
आपने किसानों की बात की, किसानों के अच्छे भाव देने की बात की, लेकिन जिनकी नई अनाज मंडी में हालात कुछ हो रही है, वहाँ शहर को कंडम बता के पिछले साल उतार दिया गया था, अब तक नहीं लगे। वहाँ के जो अधिकारी है वो ये कह रहे हैं कि जो अब गेहूं की फसल आएगी तब तक भी वो नहीं लग सकते। तो मंडी में आने के बावजूद भी किसानों की फसल तो सुरक्षित नहीं है, अभी भी हालात जो बारिश में हुए मंडी में वो भी कुछ हो रही है। नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है। जो आप कह रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दे करके बात करेंगे कि दिक्कत कहाँ है और जल्द से जल्द कैसे इस समस्या का समाधान हो प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वत्सा का संदेश ये है कि वो एक संत आदमी थे, शांति का प्रचार करते थे, भगवान से जुड़े हुए थे, उनके नाम पर अच्छी बात है जी, ये तो हम भी कह रहे हैं अच्छी बात। इसमें हमारे सांसद टोटली बोल्ड तरीके से बोल क्लियर भी ये तो आप वैसे कह रहे हैं थोड़ा में समरसता को लेके जो है ना है, चाहे वो चुना हुआ प्रतिनिधि है या कोई आम नागरिक है, कानून सबके लिए बराबर है। अब कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि राहुल गांधी के लिए तो अलग कानून हो, कोई दूसरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके लिए अलग कानून हो। क्या ये सदस्यता जो रद्द हुई है राहुल गांधी की, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या पहले व्यक्ति की सदस्यता रद्द हुई है और ये कानून कब बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। और इसकी सज़ा का जो समय कम किया वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। पहले शायद 8 साल का था, कितने का था अभी? अब ये कम करके इसको कांग्रेस पार्टी ने किया। 2013 में शायद इसमें परिवर्तन हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी तो जो दूसरे विरोधियों के लिए जो जाल तैयार करती थी, खुद उस जाल के अंदर फंसती जा रही है। और जब वो अपने कुकृत्यों के कारण से फंसते जा रहे हैं तो दूसरी पार्टी के ऊपर यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो सरासर अनुचित है। भोजन करवा। थैंक यू।